हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गैस यहाँ पे हम जैसे कि आप जानते हैं घटना चक्र के मतलब इन्वायरमेंट की घटना चक्र हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो था पारिस्थितिकी असंतुलन, उसके बाद हमने पढ़ा था वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता, एंड देन हमने यहाँ पे पढ़ा था खाद्य श्रृंखला वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट अब जो हम करने जा रहे हैं वो है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऊर्जा के प्रवाह से। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे थे घटना चक्र की जो आपकी मतलब जो पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र है उसकी 2022 की पीडीएफ है मेरे पास। और चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पे चल रहा है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो पार्ट 3 करेंगे, यानी कि चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है। पार्ट 1 2 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 3 की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर है यानी वो है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोसिस्टम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। पीडीएफ भी है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, या टेलीग्राम पेज है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे आके थोड़ा पूछ सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, जितना हम कर चुके हैं उससे आगे की बात करेंगे। तो गैस ये रही हमारे पास पीडीएफ 2022 की है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है। चैप्टर्स देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, सेकंड चैप्टर हम चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे के भी आप लोग चैप्टर्स देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हम जहाँ पहुँच गए थे वहाँ पहुँच जाते हैं वापस से। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये सब हो चुका है। हम पहुंच गए हैं ऊर्जा का प्रवाह। तो गैस जो लास्ट आपने पार्ट पढ़ा था ना, मतलब जो जो हमने पढ़ा है लास्ट में खाद्य श्रृंखला में, हमने कहा था कि जो ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशा में होता है, और जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें एक से दूसरी स्तर में जो ऊर्जा होती है, प्रवाह होता है उसका, वो 10% ही जाती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या क्या है। फिर ऊर्जा का प्रवाह हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, ये तो हम जानते हैं। फिर लिखा है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय कहते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और इसमें भी बता देंगे। फिर जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है, ठीक है। अब मतलब इसने कहा कि देखिए, हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उन सब का अगर हम योग कर लें तो ये हो गया आपका धरती पर जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब सबको एक साथ ले लो आप, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। कहाँ से? अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली। अगर हम बात करें कि जो हवा है या मिट्टी है, ये तो अजैविक तत्व है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं, उसमें जैविक अजैविक घटक होते हैं। तो अजैविक घटकों की अगर हम बात करें तो वो हमारी मिट्टी है, हवा है, ये सब ऊर्जा सूर्य ऊर्जा है, ठीक है, मतलब जो भी है। तो ये सारी चीज़ें अजैविक प्रणाली से ये कन्वर्ट हो जाती है। ऊर्जा की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पर हम पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब हम जैविक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अजैविक प्रणाली से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है अजैविक से कहाँ हो जाता है, जैविक की तरफ हो जाता है। अब इसमें लिखा है ऊष्मा गतिकी के पहले नियम के अनुसार। तो गाइस यहाँ पे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, यानी कि ऊर्जा को हम पैदा नहीं कर सकते, और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात कि ऊर्जा को आप ना पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, और बस आप उसको चेंज कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ भाग जो है वो लॉस हो जाता है, यानी ह्रास हो जाता है कुछ भाग का, ठीक है। दो चीज़ हमने समझ ली, दो ऊष्मागतिकी के दो नियम पढ़ लिए। एक तो ऊर्जा ना उत्पन्न हो पाएगी ना नाश हो पाएगी, बस एक रूप से चेंज होती है दूसरे रूप में। ऐसा समझ लीजिए सौर ऊर्जा आ रही है, वो क्या है, वो तापमान में मतलब वो गर्मी के फॉर्म में है, यानी कि ताप के फॉर्म में वो ऊर्जा है, और बाद में हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं या परिवर्तित कर दे रहे हैं अपने भोजन के रूप में, आपके लिए वसा के रूप में। पौधे जो है वसा या पोषक तत्वों के रूप में उसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं ऊर्जा को, और जिसे हम ग्रहण कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऊर्जा मिल गई, किसी दूसरे रूप में मिली। हमने कोई तापमान जो मतलब ऊष्मा जो सूर्य से आ रही थी उसे खा के ऊर्जा नहीं प्राप्त करी है, हमने पौधा मतलब कि
ये जो फल सब्जी है ना, ये सब खा के हमने ऊर्जा प्राप्त करी है। मतलब दूसरे रूप में हमने ऊर्जा को प्राप्त किया, दूसरा रूप था ऊर्जा का, हमने उसे खाया वाया और हमारी बॉडी को ऊर्जा मिल गई। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसने ये कह दी कि भैया जो ऊर्जा है जब एक से दूसरे लेवल पे आती है, यानी पेड़ पौधों से जब हम खाएंगे ना, तो उसका ह्रास बीच में हो चुका होगा थोड़ा। ये नहीं कि अगर पेड़ मतलब एप्पल में 100% ऊर्जा है तो वो 100% हमारी बॉडी में चली जाएगी, नहीं, कहीं तो गायब होगी, मतलब कुछ तो गायब हो जाएगी। तो ये दूसरा था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। किसमें? उत्पाद में कम ऊर्जा होती है अपेक्षाकृत, ठीक है। अब लिखा ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। हमने कहा था जैसे एक होता है उत्पादक पेड़ पौधे, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, हमने कहा था टिड्डा भोक्ता, ठीक है, हमने कह दिया टिड्डा, ठीक है। फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता, हमने कह दिया मेढक। फिर आता है थर्ड, तृतीय उपभोक्ता, हमने कह दिया सांप। तो ऊर्जा कैसे जा रही है? प्राथमिक जो उत्पादक है उससे प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद सेकंड वाले पे, फिर थर्ड वाले पे जा रही है। इस तरह से जा रही है। और आप देख रहे हैं डायरेक्शन एक ही जगह है, उल्टा नहीं जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। तो इसने लिखा है हर पोषण स्तर पर जो है उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा जो है घटती जाती है। हमने कहा कि जो उत्पादक है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे अगर 100% ऊर्जा है तो जो जो प्राथमिक उत्पादक है उस तक ऊर्जा कितनी जाएगी मालूम है? इस 100% का सिर्फ इस नंबर का सिर्फ 10% जाएगी, यानी यहाँ पे पहुँचेगी सिर्फ 10। यहाँ से जब आप द्वितीय उपभोक्ता की तरफ जाएंगे तो इस 10 का सिर्फ 10% जाएगी, यानी कि जाएगी 1। अब इससे आगे जाएंगे तो जाएगी 0.1, यानी कि 1 का 10% आगे की तरफ जाती है, यानी ऊर्जा जो है कम जा रही है और बीच में कहीं ना ऊर्जा का ह्रास भी हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसने लिखा है हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या है? घटती जाती है। नहीं, एक तो ऊर्जा कम जा रही है, ठीक है, दूसरा घटती इसलिए कि मेटाबॉलिज्म होता है ना, जैसे जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं फिर उसकी पूरी प्रक्रिया होती है पचने के साथ साथ कि और फिर आपके शरीर से जो बाहर निकलते हैं उसमें जो है कुछ ऊर्जा यूज़ होती है, ठीक है। वहाँ पे ऊर्जा क्या है आपका? कुछ यूज़ होती है, कुछ वेस्ट होती है, ऐसा करके समझिए। तो हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा जो है घटती जाएगी। और यह उल्लेखनीय है स्वपोषी जीव, यानी स्वपोषी जीव, स्वपोषी तो वो होते हैं गाइस जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा में वापस से ऊर्जा नहीं जाएगी, ठीक है। और इसमें लिखा है शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब इसने कहा कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है पेड़ पौधों तक जा रही है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और भोजन मिल रहा है। इसने कहा इन पेड़ पौधों से वापस से सूरज की तरफ ऊर्जा नहीं जाएगी। अब इसने कहा जो पेड़ पौधों से में सपोज़ कि कोई फल हो गया आपका एप्पल, उसे खा लिया किसी बकरी ने, खा लेती है बकरी, खा लेती होगी, तो बकरी ने खा लिया, ऊर्जा उसको मिली। अब ऐसा नहीं होगा कि ये ऊर्जा वापस से पेड़ पौधों में चले जाए, नहीं, सिर्फ ये आगे की तरफ ऊर्जा जाती जाएगी, वापस पीछे की तरफ नहीं जाएगी। दायित्व है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में अतः, तो इसने कहा अतः जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सिर्फ एक दिशीय है, मतलब आगे की तरफ जाइए। दायित्व है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारी द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। मतलब इसने यही बोला कि मतलब जो आगे ना सिर्फ 10% ऊर्जा जा रही है, ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधों से शाकाहारी में सिर्फ 10% ऊर्जा जाएगी, शाकाहारी से मांसाहारी में सिर्फ 10% ऊर्जा जाएगी, ये बोला है, ठीक है। अब एक बंदा है जिसका नाम है ना लिंडेमान, कहानी है 1942 की। इसने क्या दिया? नियम दिया है, क्या? 10% का नियम, ठीक है। अच्छा, इसके अनुसार क्या शाकाहारी जंतु जो उत्पादक यानी जो पेड़ पौधे हैं उसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का कितना 10% भाग ही अपने में संचित करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधों की जो ऊर्जा है ना उसे बोल दिया पेड़ पौधों की उत्पादकता से जो उत्पादकता है, तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का में जो भी ऊर्जा है उसका सिर्फ और सिर्फ जो है नेक्स्ट जो शाकाहारी आते हैं ना वो सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। और फिर जब ये शाकाहारी से मांसाहारी में जाता है तो भी ये शाकाहारी से सिर्फ 10% ऊर्जा ही संचित करता है, ठीक है। बस ये आप समझ गए, बार बार वही चीज़ क्या है। इस प्रकार जो है खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। देखिएगा इस
फिर वही वाला डायग्राम में कुछ नहीं है, सूर्य से ऊर्जा जा रही है यहाँ उत्पादक यानी पेड़ पौधों में, यहाँ जितनी भी ऊर्जा उसका सिर्फ 10% जाएगी शाकाहारी में जो कि प्राथमिक उत्पादक है, उपभोक्ता है सॉरी, फिर जितनी यहाँ पे उसकी 10% ऊपर जाएगी उसकी 10%। तो ऊर्जा का प्रवाह भी देख लीजिए क्या है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे जा रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। ठीक है, अब लिखा है पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या है, ये जो इसमें दे रखा है ना यही पोषण स्तर है। पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर, चौथा पोषण स्तर। ठीक है, अब ये समझ के चलिएगा। अब इसने लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने कितने देख लिए, सामान्यतः हम क्या देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है कि पोषण स्तर पहला जो था वो स्वपोषी जीव होते हैं, हमने कहा उत्पादक होते हैं, वही पेड़ पौधा जो था। ठीक है, दूसरे में प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे में द्वितीय, और चौथे में जो होता है सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी वो होता है जो शाकाहारी को भी खा सकता है, नहीं जो साग सब्जियाँ भी खाता है और मांस भी खाता है। ठीक है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, उच्चतम पोषण स्तर बोल दिया। राइट, वो जो सबसे ऊपर हमने देखा था ये वाला, ये नहीं गाइस, ये तो शीर्ष मांसाहारी है। ठीक है, एक शाकाहारी अलग हो गया, शीर्ष मांसाहारी जो मांस के अलावा कुछ खाता ही नहीं। अच्छा, अपघटक की भी बात कर लेते हैं। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स हो गए। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो मृत जीव और पेड़ पौधों उन सबको सड़ा गला के ख़त्म करने का काम करते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से जो है आहार ग्रहण करते हैं, यानी पेड़ पौधों से भी कर लेते हैं, शाकाहारी मरेगा तो उससे भी कर लेंगे, मांसाहारी मरेगा तो उससे भी कर लेंगे, शीर्ष मांसाहारी मरेगा तो उससे भी कर देंगे। मतलब हर एक पोषण स्तर से भैया इनको खाना मिल जाता है। अब देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है पिरामिड। चलिए कहानी को आगे बढ़ाए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तर के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ओके, तो यानी आप जीव भार समझिए, जीव भार से रिलेटेड कहानी है। इकाई क्षेत्र में अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र देख रहे हैं तो उसके जीव भार के हिसाब से हम देखते हैं क्या होगा कहानी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 तरीके के, हमने कहा पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो पानी वाला हिसाब किताब चलेगा, एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी स्थल वाला चलेगा। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम बात करें, जीव भार का जो पिरामिड होता है ना वो कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, ऐसा होता है पिरामिड। पिरामिड तो आप लोगों को पता ही है ना, मिस्र में जो होता है उसी टाइप का, उसी के नाम पे रख दिया। और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं वैसे, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, और वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में क्या होता है, जो जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ओके, उल्टा जो भी। अब देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, कैसे जीव भार आप एक बार ना वेट लेके चलो, वेट। तो देखिए उल्टा कैसे होता है, देखिए पानी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पानी में हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण कौन कर रहा है, स्थल पे तो पेड़ पौधे कर रहे हैं, पानी में भी पेड़ ही पौधे कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लैंकटन। अब हम कहते हैं सपोज एक तालाब में टोटल जितने भी प्लैंकटन्स हैं ना, यानी कि जो पत्ते पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर वाले, काई वाई जो भी कह लो आप, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया वो प्लैंकटन को आप इकट्ठा करके ना एक बार तोल लो, मतलब उसका वेट कर लो, तो कितना आएगा गाइस, हमने कह दिया ना प्लैंकटन का जो वेट है वो 5 किलोग्राम आ गया। ठीक है, 5 किलोग्राम आ गया। अब इसको प्लैंकटन्स को खाने वाले कौन थे, क्रस्टेशियन थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, जितने भी क्रस्टेशियन है ना तालाब में, उसको इकट्ठा करके ज़रा उसका वेट कर लो, तो वो क्या होगा ना 25 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो छोटी मछलियाँ क्या करेंगी, क्रस्टेशियंस को खाएंगी, और छोटी मछलियाँ हो गई 100 किलोग्राम, और बड़ी मछली हो गई, उन सब का बड़ी मछलियों का वेट करोगे तो 1000 किलोग्राम। तो हमने क्या देखा, हमने जब तालाब में देखा तो हमने देखा, और ऊर्जा का प्रवाह देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ, ये तरीका है। तो हमने देखा सबसे पहले प्लैंकटन्स जो कि सबसे कम थे, तो वो सबसे कम थे। ठीक है, अब ये इतना सा पार्ट हो गया। फिर हमने देखा क्रस्टेशियन, उसका भार थोड़ा सा ज़्यादा था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा था। फिर छोटी मछलियों का भार थोड़ा और, जीव भार थोड़ा और ज़्यादा था, और बड़ी मछलियों का जीव भार थोड़ा सा और ज़्यादा था। तो ये बन गया हमारा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार को डिनोट करता हुआ पिरामिड।
उल्टा पिरामिड, वही चीज़ हमने बात की, जो जल में होता है वो उल्टा पिरामिड होता है। चलो अब ओके। अच्छा, स्थलीय भाग का भी देख लेते हैं। हमने कहा स्थलीय भाग में क्या होता है ना, सबसे पहले पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या पेड़ जो भी खाने पीने की चीज़ों का। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ना पेड़ पौधे बतेर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये रहे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, ठीक है। अब पेड़ पौधों को खाने वाले हमने कहा टिड्डे। टिड्डे अब ऑब्वियसली पेड़ पौधों से कम ही होंगे, नहीं तो भर भर के होते तो क्या होता है। तो ये हो गए कम, ये मान लो 100 किलोग्राम है, टिड्डे 100 किलोग्राम ना होके कितने हो गए, 50 किलोग्राम हो गए, अगर आपने वेट किया उनका। अब टिड्डों को खाने वाले मेढक हैं, भैया अब टिड्डे के बराबर तो मेढक नहीं हो सकते, मेढक की संख्या जो है ना टिड्डों से कम है, ठीक है। और उसको आपने जब वो करा, क्या बोलते हैं, नापा, तो इतना। अब मेढक को खाने वाले सांप है, अब मेढक ज़्यादा है सांप कम है, ये तो आप भी देखते हैं, तो ये हो गया और कम, तो ये हो गया 5 किलोग्राम सांप हो गए, ठीक है। अब सांप को खाने वाले चील, बाज, ये सब है। तो अब ये देखते हैं भैया ये तो ऑब्वियसली सांप से कम है, तो हम आ जाते हैं सांप से कम है। तो देखिए जब स्थलीय भाग में आप पिरामिड बनाते हैं तो वो सीधा पिरामिड बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे 2 लिखी थी कि अगर आप स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो सीधा पिरामिड, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हो उल्टा पिरामिड बनता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो वीडियो को वापस से पीछे ले जाइए, वापस से देखिए। अब देखिए यहाँ लिखा है पारिस्थितिकी निकाय की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है, सिंपल सौर ऊर्जा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, क्या होता है गाइस, सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसने कहा जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, क्या एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक दिशीय होता है। और जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर जो स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं उसका क्या है, योग। ऊर्जा का प्रवाह क्या है, अजैविक प्रणाली से क्या होता है, जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर लिखा है 10% का नियम किससे संबंधित है, तो भैया यहाँ ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुँचना, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ PCS 2016 का क्वेश्चन है। देखिए लिंडेमन ने 1942 में कहानी सुनाई कि 10% का नियम दिया उसने, ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता है, शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखते हैं। और जब मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाता है तो शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है, कौन, मांसाहारी। तो इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। चलो कुछ नहीं, 10% का नियम है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, डिपेंड करता है कि सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आंसर लिखा है सीधा, तो आप मान के चलिए स्थलीय बोला होगा, इन्हें पूरा वैसे लिखना चाहिए था। देखिए यहाँ लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर, अच्छा गाइस यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। देखिए इसने कहा है ना कि यहाँ इसने ना जीव भार का नहीं बोला, जीव भार हमने जो पढ़ा था वो जीव भार था, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है ये ऊर्जा की, मैंने ये ऊर्जा पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब इसे का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कहता होगा, अब समझिए फिर से। तो इसने कहा सीधा होगा और सदैव सीधा ही होगा। देखिए कैसे, देखिए जब हमने कहा ना पहला पोषण स्तर पेड़ पौधे, जितनी भी इसके पास ऊर्जा थी, सपोज 100 यूनिट ऊर्जा थी। अब जो दूसरा यानी प्राथमिक उत्पादकता के पास ऊर्जा जाती है तो ये 100 का सिर्फ 10% जाती है, यानी कि 10। अब द्वितीय उपभोक्ता के पास जो ऊर्जा जा रही है तो 10 का 10% यानी कि जाएगी 1 यूनिट। अब तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो उस पर जो है 10% जाएगी, तो यानी 0.1 यूनिट जाएगी। यानी कि आपने देखा कि पिरामिड नीचे वाला ऊर्जा, नीचे सबसे नीचे ऊर्जा सबसे ज़्यादा थी, फिर उसके ऊपर गए कम, उससे ऊपर कम, कम कम, तो मतलब यानी कि पिरामिड आपका सीधा बना। ये हो गया, हमने सपोज हमने बात कर ली स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। अब आइए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी देख लो गाइस। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी गाइस कुछ कहानी यही रहेगी कि जो प्लैंकटन्स है उसमें हमने कहा ऊर्जा है 100,
क्रस्टेशियन में कितनी जाएगी, 100 का 10%। छोटी मछलियों में 10 का 10% यानी कि 1। बड़ी मछली में हमने कहा 1 का 10% यानी कि 0.1। फिर जब आप इसको बनाएंगे तो इसी तरह से ये ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है और यहाँ वाले में जीव भार की बात होती है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा। तो गाइस यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत समझा ही नहीं था, समझना ही भूल गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ इससे लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र यानी कि आगे के पोषण स्तर में पहुंचती है तो क्या है, प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। कुछ ऊर्जा तो ह्रास हो जाती है। अब लिखा है कि ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का घोतक है। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं। जैव मात्रा, आप ये वो जीव भार, जैव भार वाला हमने अभी देखा था उल्टा होता है, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है, ठीक है। हमने देखा था जैसे छोटी से बड़ी मछली की तरफ जाते हैं जैव मतलब उसका जो जैव भार या जीव भार है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, इसलिए उसका पिरामिड उल्टा होता है। चलो बस कहानी खत्म। लिखा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, बढ़ती है या घटती है। मतलब इसने कहा एक पोषण स्तर से जब आप दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली जब 10-10% जा रहा है तो घट ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से क्या होता है, जैविक प्रणाली की तरफ होता है। और क्या होता है, ऊष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम होता है वो कहता है कि जब एक पोषण स्तर से ऊर्जा जो है दूसरे पोषण स्तर की तरफ जाती है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ह्रास हो रहा है यानी कि घट रही है। अतः हर पोषण स्तर पर जो है उपलब्ध ऊर्जा है उसकी मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये बन गया एक क्वेश्चन कि शीर्ष मांसाहारी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है, बराबर होती है, नहीं होती है, क्या होती है, तो सबसे कम होती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण, ये सेम क्वेश्चन हो गया कि ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, तो घटेगी ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ऊपर होता है पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी, राइट। तो यहाँ पे अच्छा मांसाहारी नहीं, सॉरी, सर्वाहारी, जो मांस भी खा लेते हैं, जो साग सब्जियाँ भी खा लेते हैं, सबसे ऊपर ये होते हैं ओमनीवोरस। तो वैसे ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कई जगह तो इस तरह से लिखा होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, लेकिन कई बार हिंदी वाली उसमें ही कैसे लिखा होगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो आपको पता होना चाहिए कि शाकाहारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एक नंबर भी कटना मतलब एक नंबर पीछे आना भी बहुत पीछे कर देगा आपको। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3-4 जो है पोषण स्तर होते हैं। सर्वाहारी जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, मतलब वो मांस दोनों खा लेते हैं। अच्छा, फिर लिखा है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। फिर वही कहानी लिखी गई, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें फिलहाल तालाब है, आंसर बी है, ठीक है, तो उल्टा होगा इसमें। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। वही चीज़ जो ऊपर लिखी। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड होता है सीधा होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। कौन सा, जीव भार या बायोमास या जैव भार, कहीं कुछ भी लिखा हो तो आप समझ लिए एक ही बात लिखी है, उल्टा होता है, ठीक है। अब लिखा है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। बायोमास, जीव भार, जैव भार एक ही बात है। तो पानी वाले में, तो समुद्र में, तो सिंपल सा आंसर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आ रहा है जैव वानिकी और जैविक आवर्धन की बात करते हैं, ओके। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और कहूँगी, प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए, अब यहाँ लिखा है जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स। तो अब गाइस आपको ये जैव वानिकी या बायोनॉमिक्स दोनों पता होना चाहिए कि जैव वानिकी को बोलते हैं बायोनॉमिक्स, ओके। तो ये जो शब्द है ना बायोनॉमिक्स, बायो प्लस नॉमिक्स शब्द से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है जीव यानी कि जीवन, और नॉमिक्स की अगर हम बात करें या नोमोस की बात करें तो इसका मतलब होता है नियम, ठीक है, जीवन से रिलेटेड जो नियम है बायोनॉमिक्स में हम देखते हैं, ठीक है।
इस प्रकार बायोनॉमिक्स का अर्थ है जीवन के नियम, समीचीन प्रतीत होता है, मतलब जीवन के नियम, बायोनॉमिक्स। ओके, ये पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है। पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन के नियम, एक पर्याय है पारिस्थितिकी तंत्र का, जीवन के नियम यानी कि बायोनॉमिक्स। ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो कुछ है ही नहीं गई। तो इसमें अब दूसरा है जैविक आवर्धन की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है दायित्व है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला जो हमने देखी थी ना, घास मतलब उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता, अपघटक, फिर ऐसे करके पूरा का पूरी श्रृंखला चलती है, ये आपकी खाद्य श्रृंखला है। अब इसने कहा ये जो खाद्य श्रृंखला है ना, इसमें अगर एंट्री हो जाए किसकी, प्रदूषक की, ठीक है चलो पढ़ते हैं। कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं। इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। मतलब इसने कहा एक हमारे पास है उत्पादक, फिर हमारे पास आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर हमारे पास आता है द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऐसे करके। अब इसने कहा कि इस जो खाद्य श्रृंखला है इसमें पहुंच चुका है प्रदूषक, और हम देखते हैं जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है ये जो है ये क्या है, बढ़ते जाते हैं। हर स्तर पर इसकी जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है और ये उत्तकों में जमा होते जाते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं जैविक आवर्धन। मतलब आप कह सकते हैं प्रदूषक जो है ना, इस लेवल पे कम, इस लेवल पे ज़्यादा, इस पे और ज़्यादा, इस पे और ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कहानी है जैविक आवर्धन की, ठीक है। अब इसमें लिखा है DDT, ये एक प्रदूषक है। DDT जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको हम जैसे हम इसका निपटारण क्या बोलते हैं गाइस, डिग्रेडेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे हम निपटान करते हैं ना कि मतलब जो हमारे पास कचरा बचा उसे ख़त्म कर दो किसी तरह से, ठीक है, तो वैसा। लेकिन जो ये हम DDT की बात करते हैं इसको हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं हो पाता। जैसे प्लास्टिक है, हम कहते हैं भैया प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं होती है, नॉन डिग्रेडेबल होती है, ठीक है। ये कागज़ है वो गल सड़ के ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होती है, वैसा ही कुछ DDT। तो DDT जैसे जो प्रदूषक है वो क्या होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अच्छा, फिर इसमें लिखा है इसका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। किसका, DDT का, ठीक है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, जैविक रूप से नष्ट नहीं कर सकते। तरीके बहुत हैं नष्ट करने के, लेकिन जैविक तरीके की हम यहाँ बात करें नहीं कर सकते। खाद्य श्रृंखला में DDT का जो सांद्रण है ना, वो प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है। मतलब आप कह सकते हो DDT की वैल्यू है या उसकी सांद्रण यानी कि वो टोटल कितना है, कम है। प्रथम जो पोषण स्तर होता है यानी कि उत्पादक स्तर होता है, जो पेड़ पौधों वाला टाइप होता है, उसमें इसकी सांद्रता कम होती है। द्वितीय स्तर पर अधिक, तृतीय पर सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, ये प्रदूषक की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। अब लिखा है घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र, चूँकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है अतः DDT का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। वही इसने पूरा एक खाद्य श्रृंखला ली, उसमें सबसे लास्ट में सांप था, इसने कहा सांप में सबसे ज़्यादा सांद्रण होगा DDT का। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले उत्तकों में जम जाता है। कहाँ जमता है, वसा वाले जो उत्तक होते हैं उसमें। और क्या होता है, उल्लेखनीय DDT क्या है, एक कीटनाशक। ये तो हम सब जानते हैं। चलिए, इसमें लिखा है जैव वानिकी यानी कि बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है इसमें। इसका जो शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन या जीवन का नियम था, प्रबंधन नहीं है, जीवन का नियम है, तो पहला तो गलत हो गया। अब इसने कहा कि एक पारिस्थितिकी का पर्याय है, मतलब बायोनॉमिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ी थी। ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है और मानव तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी अभी हमने देखा था, दोनों सही। तो दूसरा और तीसरा सही है। और गाइस इसको आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो मैं रीड कर देती हूँ। इसीलिए जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स क्या है, शब्द जो बायोनॉमिक्स से मिलकर बनाया है। बायो का मतलब होता है जीवन, नॉमिक्स का मतलब होता है नियम, यानी कि दोनों को मिला दो, जीवन के नियम, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। क्या है, जीवन के नियम होते हैं। जैव वानिकी जो है पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, पर्याय है, और ये प्राकृतिक मूल्यों
प्राकृतिक तंत्र के जो मूल है उस पर बल देता है। ठीक है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में सबसे ज़्यादा इसका सांद्रण होता है डीडीटी का? तो हमने देखा, अगर आप उसकी बात करें तो जो सबसे उच्चतर पोषण स्तर पर होगा, तो यहाँ पे देखिए एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें पेड़ होगा, पेड़ के बाद टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप होगा। सांप सबसे ऊपर है तो सांप है भैया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी हम पढ़ते हुए आए। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर जो है सबसे कम, द्वितीय पे उससे ज़्यादा और तृतीय पे सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है और डीडीटी का सांद्रण जो है सांप में सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो इतनी बात हो गई और वीडियो बन गई 30 मिनट की। तो गाइस अगर आप लोग कहें तो चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। लिखा है जैव भू रासायनिक चक्र और जैविक अनुक्रमण। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, सभी इम्पॉर्टेंट है। अब लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तत्वों के अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन, अजैविक तत्वों का बदलना जैविक तत्वों में, इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मतलब इसने ये कहा कि जैविक तत्व अजैविक में बदलेगा, फिर ये जैविक वापस से अजैविक में बदल जाएगा। ये पूरा जो चक्र है उसको हम बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इम्पॉर्टेंट, पता होना चाहिए। अच्छा, प्रकृति में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल पाए जाते हैं। मतलब ये जो है ना, नाइट्रोजन का पुनर्चक्रण होता है, कार्बन का होता है, जैसे आपने पढ़ा नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, फॉस्फोरस। ये तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ये सब है। इसका ये पूरा एक चक्र यानी कि साइकिल चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, अब इसने कहा जो जैव भू रासायनिक चक्र है इसके प्रकार देखिए, एक होता है गैसीय, एक होता है अवसादीय चक्र। दो टाइप के गैसीय चक्र होता है, अवसादीय चक्र होता है। गैसीय चक्र जैसे आपका ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन चक्र होता है, वो सब। ठीक है, और अवसादीय हो गया आपका CaPS यानी पोटेशियम, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इन सब का भी चक्र होता है। ठीक है, तो जो ये वाले हैं ये आपके अवसादीय चक्र हैं, ये वाले जो है गैसीय चक्र हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है ध्यात है कि जल चक्र भी होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, थोड़ा ठंडा होता है, बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद वापस से पानी कन्वर्ट हो गए, वापस से समुद्र में चले जाते हैं, यानी ये पूरा चक्र हो गया। अच्छा, इसमें कहा जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन बन गया ये कि आप जल चक्र को क्या गैसीय चक्र कह सकते हैं? हाँ, ओडम ने इसे गैसीय चक्र कहा है। ठीक है, ओके। अब लिखा है भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमणता कहलाता है। समझिए, कोई समुदाय है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, समय के साथ उसमें रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन और चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। जैसे घास स्थल में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और क्या है, बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। तो गाइस हमने देखा कि पेड़ पौधे थे, घास थी, अब क्या हो रहा है, वो भूमि किसी तरह से पथरीली हो गई। ठीक है, अब वहाँ घास पेड़ पौधों की जगह क्या हो जाएंगे, लाइकेन। मतलब समझिए कि पहले कुछ और था, फिर उसमें परिवर्तन या रूपांतरण हुआ और कुछ और हो गया। घास स्थल पेड़ों के बाद क्या हो गई, ये लाइकेन में परिवर्तित हो गई। मतलब ऐसी जगह, मतलब उसी जगह पे क्या उगने लगा, लाइकेन उगने लगा। मतलब वही जगह है, चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, अब इसमें लिखा है यहाँ पे कि एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन बोलते हैं इसको, की सर्वमान्य परिभाषा दी इसने। अच्छा, इनने क्या अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित
या निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। हमने कहा कि सपोज़ कि एक कोई स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, खरगोश रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, खरगोश रहते हैं और एक समय बाद क्या होगा, यहाँ से खरगोश ख़त्म होके हम कहते हैं यहाँ बकरियाँ रहने लगेंगी। मतलब किसी तरह से क्या होता है, खरगोश जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह कुछ और जानवर उनका स्थान लेने लगेंगे, यानी कि जो सर्वाइव करने लगे वो बच जाएंगे और ये खरगोश जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ज़मीन आपकी वही है, स्थल आपका वही है, लेकिन अब क्या है कि एक समुदाय का स्थान दूसरे समुदाय ने ले लिया। फिर से पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। अनुक्रमण, ठीक है, वह प्राकृतिक विधि है, मतलब ये अपने आप होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, मानव निर्मित, मानव द्वारा कुछ नहीं। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक निहित या निश्चित स्थान पर क्या होता है, एक विशेष समूह जो है दूसरे समूह को विस्थापित कर देता है। हमने कहा बकरियों ने जो है खरगोश को विस्थापित कर दिया और बकरियाँ रहने लगी वहाँ पे। अच्छा, ओडम एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अनुक्रमण को एक क्या है, क्रमागत विधि बताया। क्या बताया, क्रमागत विधि, एक क्रम, मतलब ये चलता रहता है। और इसमें लिखा है जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। चलिए आइए देखते हैं आप कहानी क्या है। देखिए यहाँ क्या होता है, जो अनुक्रमण हो रहा है ना, यानी कि हमने कहा पेड़ पौधे थे, फिर लाइकेन होने लगे, ठीक है, पेड़ पौधे खत्म हो गए, लाइकेन हो गए। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर कोई जगह है ना, वहाँ पे क्या होगा, कोई स्थल हम ले लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा नग्नीकरण, ठीक है, न्यूडेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रवास, यानी कि माइग्रेशन होगा, ठीक है। प्रवास के बाद क्या होगा, अस्थापना होगी। अस्थापना के बाद होगा प्रतिक्रिया, यानी कि रिएक्शन, और उसके बाद हो जाएगा स्थिरीकरण, यानी कि स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। मतलब कुछ भी जो भी था उसके बाद क्या होगा, मतलब सब पेड़ पौधे ये सब खत्म हो गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया नग्नीकरण, सब खत्म। फिर उसके बाद प्रवास होगा, फिर दूसरी कोई समूह आके वहाँ पे उसका प्रवास होगा, वो एक जगह छोड़ के इस जगह पे आके रहने लगे। यहाँ पे नग्नीकरण हो गया, यहाँ पेड़ पौधे थे, अभी ये बिल्कुल सफा चट नग्नीकरण। फिर यहाँ से क्या होगा, दूसरे समूह आके यहाँ आने लगेंगे, यहाँ उनका माइग्रेशन यानी प्रवास होने लगेगा। फिर ये किसी तरह यहाँ पे रहने लगेंगे, थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया होने लगी, रिएक्शन होने लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये क्या होगा, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, अब वही रहने लगेगी, यानी स्थिरीकरण हो जाएगा। अब इसमें लिखा है पारिस्थितिकी संक्रमण क्या है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। इन्होंने ये अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित उनकी एक बुक थी जिसका नाम था दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चर, एथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में इन्होंने किसके बारे में लिखा है, इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। किस अवधारणा, पारिस्थितिकी संक्रमण के बारे में लिखा है, ठीक है। इन्होंने समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। तो गाइस देखिए, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो हमने पढ़ा था जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन, फिर जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। कुछ नया नहीं है। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों की नियुक्ति होने का प्रमुख स्रोत है। अच्छा, तो यहाँ पे आंसर है फॉस्फोरस चक्र, तो हमने पढ़ा तो है नहीं, ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें तो हमने नहीं पढ़ा। और फॉस्फोरस एक बार बता दें, अगर आप पीसी में फॉस्फोरस चक्र नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन चक्र इंपॉर्टेंट होता है, जल चक्र इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस इतना खास मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है यहाँ पे फॉस्फोरस चक्र में फॉस्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय का मतलब जो टूट फूट और जो अपक्षय अपर्दन जो होता है, अपक्षय मतलब जो चट्टानें धीरे धीरे ना टूटने लगती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे बारिश हो रही है उसकी वजह से या हवा चल रही है उसकी वजह से, तो चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है फॉस्फोरस। चट्टानों का अपक्षय होता है उससे क्या होता है, फॉस्फोरस मुक्त होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से चट्टानों में फॉस्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि ये कटाव या खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें आईएएस का क्वेश्चन पढ़ के आपको लगे। इसमें लिखा है जल की सीमाओं या आग के कारण। देखिए फिर वही वाली कहानी है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि घास स्थल की अगर हम बात करें, वहाँ जो घास है वो वर्षा के
अधिकतर जल को क्या है, पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेती है। फिर साथ ही क्या है, सपोज अब पौधों की जड़ों तक तो जल पहुंच नहीं रहा है, तो पेड़ कहीं ना कहीं सूखेंगे, वहाँ लग जाएगी आग। आग लगते ही क्या होगा, घास स्थल की जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, पथरीली हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। चलो अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। नग्नीकरण पहला सबसे सही था, फिर प्रवास होता है यानी माइग्रेशन होता है, और स्थापना होता है, ये ए वाला आया था। ठीक है गाइस, ये तो आप भी जानते हैं, ये डायग्राम आप जानते हैं। ठीक है, अब लिखा है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया, बेनेट के द्वारा किया गया, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, किस में आया है ये खतरनाक क्वेश्चन, ओके यूपी 2020 में आया है। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने किया था, और इन्होंने ये अवधारणा कब 1976 में प्रकाशित हुई। उनकी बुक थी द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चर एथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन अडॉप्टेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको हम बोलते हैं सियर। ठीक है, तो बस कहानी ख़त्म। तो गाइस बस इतना सा करिएगा, वीडियो बंद करने से पहले अभी मत करिएगा वीडियो बंद, बस एक बात सुन लीजिए कि वीडियो बंद करने के बाद आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा बस। चलिए फिर अब इस वीडियो को करते हैं एंड आगे की वीडियो में हम करेंगे पारिस्थितिकी आंदोलन से। तब तक के लिए धन्यवाद।